हाय स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 7 के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पार्ट 1 में पूरा नहीं हो पाया था, इस वजह से इसको पार्ट 2 में बनाना पड़ा है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था राउल्ट का नियम, और राउल्ट के नियम का मुख्य कंसेप्ट ये था कि कोई भी यदि सॉल्यूशन बनाया जाए या विलयन बनाया जाए, जैसे कोई भी वाष्पशील जो भी घटक रहे या कंपोनेंट रहे, उसका जो वेपर प्रेशर है अर्थात वाष्प दाब जो कि किसमें है, सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, तो उसका वाष्प दाब उसी सॉल्यूशन में पड़े हुए उस घटक के मोल प्रभाज के सीधे समानुपाती अर्थात प्रोपोर्शनल होता था। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हमको वोलेटाइल सॉल्यूशन समझना है कि कौन सा वाष्पशील है। वाष्पशील रहेगा तभी वो जो वाष्पशील या वोलेटाइल सॉल्यूशन रहेगा उसका मोल प्रभाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका सीधा सा कारण है कि क्योंकि मैं विलायक या विलेय जो वाष्पशील है उसकी मात्रा अधिक लूँगा तो हमेशा मेरे को क्या होगा, वाष्प दाब अधिक मिलेगा। यदि वाष्पशील की जगह अवाष्पशील अर्थात नॉन वोलेटाइल लूँ तो हमको जो वेपर प्रेशर है या वाष्प दाब है वो हमेशा कम मिलने वाला है, जो कि हमने पहले कंडीशन में देखा था। अब सेकंड कंडीशन में देखिए, हम जानते हैं राउल्ट का नियम क्या है सामान्य रूप से। सेकंड कंडीशन में द्रव द्रव विलयन, इसके पहले हमने फर्स्ट वाले में ठोस द्रव विलयन देखा था। तो आप डायरेक्ट सेकंड इस वीडियो को ना देखें, पहले वीडियो को देखने के बाद इसको देखें ताकि ये सारी चीज़ें समझ में आए। इसको बनाने का मुख्य कारण ये भी है, जो सेकंड कंडीशन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी ग्राफ के बेस पे हम आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन और अनादर्श विलयन को इससे कनेक्ट करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो यहाँ पे द्रव है, ये दोनों द्रव, एक द्रव ये है विलेय, या फिर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ये द्रव है, इसको मैं बी मान लेता हूँ विलेय, और इसको विलायक ए। ये वाष्पशील है अर्थात वोलेटाइल है, और ये भी वाष्पशील है। विलायक हमेशा वाष्पशील होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब मैं कंटेनर लेता हूँ, एक कंटेनर मैं लिया विलेय के लिए। ठीक है, इसमें मैंने विलेय को भर दिया ओरिजिनल रूप में, अर्थात अभी उसमें मैंने कुछ मिलाया नहीं है। दूसरा कंटेनर मैंने लिया किसके लिए, विलायक के लिए। इसमें मैं विलायक को भर देता हूँ पूरा कंप्लीट। इस तरीके से। तो जो पहला अब इस कंटेनर को मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। इस कंटेनर में मैं ले लिया हूँ क्या, विलेय। और कैसा विलेय, विलेय को हम नापते हैं बी से, और ये है विलायक। विलायक अपना क्या है, ए। यहाँ पे मैंने शुद्ध विलेय ले लिया है, साथ यहाँ सामने मैं लिख देता हूँ शुद्ध विलेय। अब इसको हम बी से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे और इसको ए से भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। आपको याद रखना है, शुद्ध है अर्थात प्योर सॉल्वेंट और ये प्योर सॉल्यूट। यहाँ पे मैंने शुद्ध विलेय लिया है, तो यहाँ पे जो वाष्प दाब रहेगा वो किसका रहेगा, वो इस विलेय का ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया। और वाष्प दाब क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने विलेय को क्या लिया है, विलेय को मैंने लिया है वाष्पशील, वाष्प बनने वाला। सेकेंड कंडीशन में जो शुद्ध विलायक लिया है मैंने, इसमें जो वाष्प बनेगा या वेपर बनेगा वो किसका बनेगा, इस शुद्ध विलायक का, जिसको मैं नीले कलर से दिखा रहा हूँ। और ये इस पर वेपर प्रेशर या वाष्प दाब बनाएगा। ठीक, अर्थात मैं इनका वाष्प दाब यदि बोलूँ शुद्ध विलेय का, तो इसको मैं बोल सकता हूँ पी बी। ये तो सिर्फ विलेय का है, बी मतलब विलेय के लिए अर्थात सॉल्यूट के लिए, पी अर्थात प्रेशर, विलेय का वाष्प दाब। लेकिन मैं यहाँ शुद्ध बोल रहा हूँ, किसी में वो मिक्स नहीं हुआ है, इसलिए हो जाएगा पी बी 0, और ये क्या हो जाएगा, पी ए 0। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्वेंट, हम सिर्फ अपने पहचान के लिए ए और बी का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आप जाने ए विलायक है, बी विलेय है, ऐसा। ठीक, दूसरे तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए मैं सामान्य तरीके से ही बता रहा हूँ। ठीक, अब इनको मान लो मैं दोनों को एक साथ मिक्सअप कर दिया, एक कंटेनर लिया इस तरीके से, और इस कंटेनर में मैं क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ये विलेय हो गया, और इसी में मैं क्या कर दिया, ये विलायक, दोनों को मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका बनेगा, क्योंकि दोनों क्या है, वाष्पशील है, तो विलेय का भी बनेगा और किसका बनेगा, विलायक। इनका भी वाष्प बनने वाला है, ये वाष्प हो गया, ये भी वाष्प। यहाँ पे दोनों का वाष्प बनने वाला है। अब यहाँ पे वो जो वाष्प दाब बनेगा, चूंकि अब ये क्या चीज़ बन गया, ये बन गया विलयन। कैसे विलयन बना, एक विलेय लिया दूसरा विलायक, दोनों को मिक्स कर दिया ना, अब विलयन लिया। अब यहाँ पे जो वाष्प दाब रहेगा वो वाष्प दाब जो विलेय है, अब मैं यहाँ शुद्ध नहीं बोलूँगा। क्यों, क्योंकि अब मिक्सचर हो गया, वो मिक्स हो गया। जब अकेले थे तब उसको मैं ओरिजिनल रूप में शुद्ध बोल रहा था, अब वो विलयन हो गया इसलिए वो मिक्स हो गया, इसलिए मैं शुद्ध नहीं बोलूँगा। अब विलेय, इसका वाष्प दाब हो जाएगा अपना पी, और जो विलायक रहेगा इसका वाष्प दाब मैं मानूंगा पी। तो उम्मीद है यहाँ तक का कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब देखिए, यहाँ जो विलेय है और विलायक है, इनका वाष्प दाब इनके वाष्प दाब से ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो चूंकि मैंने इनको क्या किया है, मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद क्या है, इसमें दोनों का वाष्प दाब है, अर्थात ए और बी दोनों का, ये पी ए और पी बी दोनों का है।
अर्थात विलायक और विलेय दोनों के वाष्प दाब इसमें मिक्स हो गए और उन्हीं के द्रव अवस्था भी इसमें मिक्स हो गए इस तरीके से। और दोनों क्या करेंगे, दोनों इसमें दाब लगाएंगे। ठीक, तो चूंकि दोनों को मैं मिक्स कर दिया हूँ और एक मेरे को मिल गया है सॉल्यूशन या विलयन, तो यहाँ पे इनकी अपेक्षा वाष्प दाब इनके कम बनेंगे। क्यों कम बनेंगे, इसका कारण ये है कि दोनों जब मिक्स होंगे तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। जब वाष्प निकलना शुरू होगा तो दूसरा उसको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि भले ही दोनों क्या हैं, वाष्पशील हैं, जैसे कि मैं यहाँ बताया दोनों वाष्पशील हैं, लेकिन फिर भी डिस्टर्ब करेंगे। इस तरीके से मैं वाष्प दाब यदि बोलूँ, इन ये जो विलयन के में जो विलेय विलायक है और ये शुद्ध विलेय और शुद्ध विलायक है, इनके वाष्प दाब की यदि मैं तुलना करूँ वेपर प्रेशर की, तो जो PA0 है इसका वाष्प दाब हमेशा PA से अधिक है, और जो PB0 है इसका भी वाष्प दाब हमेशा PB से अधिक है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। शुद्ध का हमेशा अधिक रहेगा और ये जो विलयन के अंदर ये पड़े हुए हैं इनका कम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो हमारा विलयन बनता है, वो बनता है विलेय प्लस विलायक से, अर्थात सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। विलेय का यदि मैं बोलूँ, चूंकि दोनों की प्रकृति क्या है, वाष्पशील, अर्थात दोनों के प्रेशर इसमें बनने वाले हैं। इसके पहले कंडीशन में हमने क्या देखा था, सिर्फ एक का प्रेशर बनता था, इसलिए सिर्फ एक ही ग्राफ आता था। यहाँ पे दोनों के प्रेशर बनने वाले हैं, इसलिए यदि मैं विलेय का देखूँ वाष्प दाब ये, तो ये क्या हो जाएगा PA और ये क्या हो जाएगा PB। इस तरीके से जो विलयन है मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, PS। जो विलयन है इसका वाष्प दाब इन दोनों के वाष्प दाब की क्या होगा, बराबर होगा। ये एक चीज़ से यदि मैं तुलना करूं डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, तो ये उसी की तरह है। अर्थात डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या कहता था, जो कि कक्षा 11वीं का पोर्शन था द्रव की अवस्थाएं वाले चैप्टर का, उसमें डाल्टन ये बोलते थे कि किसी कंटेनर में 2 या 2 से अधिक गैसें जो आपस में एक दूसरे से क्रिया ना करें, उनको एक साथ रख दें, तो सभी गैसें एक साथ दाब लगाती हैं, अर्थात टोटल हो जाता है उनका। तो उसी तरीके से एक इसका प्रेशर PA का और दूसरा PB का। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ठीक है, अर्थात यहाँ पे हमने किसका उपयोग कर लिया, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से। आंशिक दाब अर्थात पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब अर्थात अकेले का दाब, उसको आंशिक दाब कहा जाता है, इनको आंशिक दाब कहते हैं। ठीक है, या फिर सिर्फ दाब भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नियम से। अब हमने राउल्ट के नियम में क्या पढ़ा है, ये तो इसका पार्ट ए हो गया, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे वाष्प दाब कैसे होगा और इनका वाष्प दाब कैसे होगा। राउल्ट का नियम क्या कहता था, ये हम सेकंड कंडीशन ही पढ़ रहे हैं राउल्ट के नियम के लिए, कि कोई भी हमारा कंटेनर है उसमें हमने विलयन बनाए हैं, तो विलयन में जो भी हमारा कंपोनेंट है जो वाष्पशील है उसका वाष्प दाब। ठीक है, देखिए ये भी वाष्पशील, ये भी वाष्पशील, दोनों क्या है, वोलेटाइल है। ये वाष्पशील है जो कि मैं शुरू में भी लिख रखा हूँ, वाष्पशील, और ये भी वाष्पशील। इसके पहले में हमने सिर्फ एक को लिया था, इसलिए सिर्फ एक ही वाष्प दाब मिलता था, किसका, विलायक का। यहाँ दोनों का वाष्प दाब मिलेगा, विलेय और विलायक दोनों का। तो राउल्ट के नियम के हिसाब से मैं इस कंटेनर के PA विलायक का यदि वाष्प दाब देखूँ ये, तो उसके नियम के हिसाब से ये समानुपाती होगा किसके, इसी के मोल प्रभाज के। ठीक है, क्योंकि ये भी वाष्पशील है ना, और हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी जो वाष्पशील घटक है उसकी वो जो वाष्प दाब है वह उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और इसको और अच्छा से करूँ तो ये बन जाएगा PA = PA0 XA। ये हो गया हमारा एक किसके लिए, E वाले के लिए, राउल्ट के नियम के हिसाब से। इसी तरीके से हमारा जो B है ये भी तो एक वाष्पशील है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि सबके सब वाष्प बना रहे हैं। B भी हमारा वाष्पशील है, तो मैं उसको कैसे ले सकता हूँ, PB समानुपाती XB। इसको हटा दूँ तो डायरेक्ट PB0 और ये क्या हो जाएगा XB। तो इस तरीके से मेरे को राउल्ट के नियम के हिसाब से जब दोनों द्रव में रहे और दोनों वाष्पशील रहे तो मेरे को एक नया सूत्र मिल जाता है। कहने का अर्थ है कि जब हमने इसके पहले वाले में सिर्फ एक वाष्पशील पढ़ा था, यहाँ पे हम दोनों वाष्पशील पढ़ रहे हैं। ये भी वाष्पशील है जिसको वोलेटाइल बोलते हैं, और ये भी वाष्पशील है। तब इस हिसाब से जो सॉल्यूशन है इसी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, सॉल्यूशन को P टोटल लिख सकता हूँ ना, टोटल P टोटल अर्थात विलयन का प्रेशर, या PS भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन PS लिखूँ या P टोटल लिखूँ, विलयन का ही प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, उसमें यदि इन डाटा को पुटअप कर दूँ A और B को, किसमें, इस समीकरण में PT, या जिसको मैं PS लिख रहा हूँ, PT का अर्थ है P टोटल या कुल प्रेशर, किसका, विलयन का। क्योंकि इसमें दोनों मिक्स हो गए ना, तो दोनों का प्रेशर क्या होगा, राउल्ट के नियम के हिसाब से इन दोनों को जोड़ूंगा मैं। इन दोनों को कैसे जोड़ूंगा, देखिए PA और PB लिखा हूँ ना डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के हिसाब से। तो PA क्या है, PA0 XA
प्लस PB0 XB, ये एक मेरे को नया समीकरण मिल गया। ठीक, तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब इसका ग्राफ में देखूं तो इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे हमारे दो घटक वोलेटाइल हैं अर्थात वाष्पशील हैं, तो हमारे ग्राफ दो बनेंगे एक साथ। कैसे बनेंगे वो देखिए। अब देखिए यहाँ पे किसी को भी हम ज़्यादा मान सकते हैं। कहने का अर्थ है ऐसा तो नहीं होगा कि दोनों का वाष्प हमेशा बराबर निकलेगा, किसी का ज़्यादा निकलेगा किसी का कम निकलेगा। मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि विलेय का वाष्प दाब या विलायक का वाष्प दाब, किसी एक का वाष्प दाब हमको अधिक मानना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, चाहे B को मानूँ या A को मानूँ। ठीक, तो एक ग्राफ मेरे को ऊपर और एक ग्राफ नीचे दिखेगा, मतलब दोनों के वाष्प दाब कभी एक बराबर नहीं होंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये हम ग्राफ बना रहे हैं। ये वाला जो हमारा लाइन है सबसे पहले हम इसके लिए बना रहे हैं, PA = PA0 XA के लिए। ये Y = MX प्लस ये लीनियर रेखा वाला ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ से मैं तुलना कर रहा हूँ, Y मतलब ये X, तो Y अक्ष कौन सा है, ये हो जाएगा कौन सा, PA। X अक्ष में क्या रखना है मेरे को, XA। ठीक, अब X अक्ष में मेरे को रखना है XA। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, ये अपना क्या है 0। इस समीकरण के हिसाब से मैं XA को स्टार्ट कर रहा हूँ, ये अपना मान हो गया 0, तो मैं लिख सकता हूँ XA = 0। ठीक, लेकिन XA का मान कितना हो सकता है अधिकतम, XA का मान हो सकता है सिर्फ 1। क्यों, क्योंकि XA है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, तो यहाँ ये 0 से स्टार्ट हुआ, चूँकि ये क्या है लीनियर ग्राफ बनता है इस तरीके से, तो मैं ये ग्राफ को बना दूंगा ऐसे सीधा। ठीक है, और यहाँ एक कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ कि जो PA है, अर्थात यहाँ पे मैं बना देता हूँ PA, इसका वाष्प दाब मैं यहाँ पे अधिक मान रहा हूँ PB से। PB को अधिक मानूंगा तो PB को ऊपर करना पड़ेगा, PA को मानूंगा अधिक तो PA को, ये माना की है कंडीशन। ठीक है, माना की किसी एक को हमको अधिक मानना है, किसी को भी, मैं PA को मान रहा हूँ अधिक तो उसको ऊपर ले गया, PB को कम मान रहा हूँ, अर्थात इसका जो ग्राफ बनेगा PB वाला वो छोटा बनेगा इससे। तो XA का मान 0 और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे XA का मान मैं मान रहा हूँ 1। अब XA का मान 1 अर्थात इस समीकरण में रखिए XA का मान 1, तो XA का मान 1 रखूँ यदि, तो क्या हो जाएगा PA बराबर PA0 हो जाएगा। देखिए PA ये लाइन था, अब चूंकि ये ग्राफ इस लाइन को टच कर गया, तो XA का मान 1 रखने पर ये जिस लाइन को टच किया वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा PA0। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। कहने का अर्थ है इस जगह पे XA का मान 0 रखने पर PA का मान क्या हो गया 0, इसलिए 0 इसके सीध पे, अर्थात जो इस साइड पे था Y का मान PA, ये 0 यहाँ पे से स्टार्ट हुआ है। ठीक, अब XA का मान मैंने 1 ले रखा है, XA का मान 1 यदि रखूँ यहाँ पे तो PA का मान किसके बराबर होगा PA0, अर्थात जो ये लाइन PA है वही लाइन आप किसके जगह काम करने लगेगा PA0, अर्थात ये पूरा लाइन PA0 बन गया। चूंकि यहाँ पे हम ये जो ग्राफ है ये विलयन के लिए बना रहे हैं अर्थात सॉल्यूशन के लिए, और इसमें दो चीज़ें मिक्स है, एक अपना सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट अर्थात विलेय और विलायक, इसलिए हमारा ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। यदि सिंगल सिंगल बनाते तो अलग अलग दो ग्राफ आता, जो कि इसके पहले हमने पार्ट 1 में देखा हुआ था कि विलेय, वहाँ सिर्फ विलायक का ग्राफ बना रहे थे हम लोग, विलेय का नहीं बना रहे थे क्योंकि उसका वेपर प्रेशर या वाष्प दाब नहीं बनता था। यहाँ पे चूंकि दोनों वाष्पशील है इसलिए दो ग्राफ बन रहे हैं एक साथ। ठीक, अब देखिए दूसरा मैं ये वाले को तुलना कर रहा हूँ PB वाले को, ये Y = MX समीकरण से। अब एक ग्राफ इधर से बनेगा, ये X है और ये Y है, अब इसको X और इधर वाले को Y मानना है। उस हिसाब से मैं देखूँ तो देखिए X में कौन सा है XB। अब सबसे पहले तो हमने XA लिया था, वो तो इधर से लिया था, देखिए 0 से स्टार्ट करके वहाँ 1 तक ले गए थे। ठीक, अब हम इसका उल्टा ले रहे हैं, उल्टा अर्थात XB को ले रहे हैं, XB को इधर से ले रहे हैं, एक Y = MX, X अक्ष में कौन सा है XB, ये देखिए ये पूरा X अक्ष नीचे रहता है और Y ये वाले को मानते हैं। अब चूंकि दो ग्राफ है इसलिए Y अब मैं इसको ये दूसरे वाले के लिए उधर को मान रहा हूँ, Y अर्थात PB। तो ये वाला जो लाइन है ये PB का लाइन है। ठीक है, अब PB का लाइन है तो सब XB यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, XB = 0 अर्थात XB के लिए ये साइड 0 है, XB का मान अधिकतम सिर्फ 1 हो सकता है। क्यों, क्योंकि XB भी मोल प्रभाज है, मोल फ्रैक्शन है, किसका सॉल्यूट का या जिसको कहते हैं विलेय का। तो इसलिए इस साइड पे मैं XB = 1 लिखूंगा। अब देखिए XB = 0, इसमें मान भर के रखिए, XB = 0 बराबर क्या हो जाएगा टोटल 0 हो जाएगा, तो PB का मान क्या हो जाएगा 0, अर्थात इसका स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है PB का मान 0 से, ये साइड पूरा PB का अब बन गया। अब XB का मान मैं 1 रख दूँ, XB का मान 1 रखूँ तो PB का मान क्या हो जाएगा PB 0 हो जाएगा, अर्थात इस साइड पे ये ग्राफ आएगा यहाँ से। ठीक, लेकिन मैंने इसको
देखिए ये ऊपर ज़्यादा हाइट पे है, ये कम हाइट पे है। क्यों? क्योंकि मैंने मान रखा है कि पीए का जो वाष्प दाब है वो अधिक मिलने वाला है, पीबी का कम मिलने वाला है। यदि मैं मान लेता पीबी का मुझे अधिक मिलने वाला है, पीए का कम मिलने वाला है, तो मैं फिर इसको बड़ा कर देता, इधर उठा देता और इसको मैं छोटा कर देता। मतलब बुक में यदि कोई बड़ा या छोटा दिया है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी बड़ा या किसी को भी छोटा मान सकते हैं। डाटा आपके सही होने चाहिए स्टार्टिंग से, ठीक है। मतलब पीबी को भी आप ऊपर उठा सकते हैं, पीए को नीचे कर रख के किसी को भी ऊपर उठा सकते हैं। आपको मानना पड़ेगा किसी एक का वाष्प दाब अधिक आने वाला है, वेपर प्रेशर किसी एक का कम आने वाला है। तो मैं यहाँ पे चूँकि ए को माना हूँ इसलिए इसका ये जो ग्राफ है ऊपर चला गया, इसका नीचे रख दिया क्योंकि इसको कम मान रहा हूँ इस वजह से। तो चूँकि x = 1 यहाँ पे रखूँगा तो पीबी का मान पीबी 0 के बराबर, अर्थात ये जो लाइन था पीबी का, अब वो पीबी 0 के बराबर हो गया xb = 1 पर, अर्थात ये वाला साइड पे। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा पीबी 0। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब देखिए ये वाला जो पूरा ग्राफ बना है वो किसके लिए बना है? ये जो ब्लैक कलर का है ये बना है हमारा पीए के लिए, अर्थात ए का वेपर प्रेशर। ये जो नीला वाला है ये किसका वेपर प्रेशर है? ये है पीबी का वेपर प्रेशर। और डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से क्या बोलते हैं कि एक कंटेनर पे यदि दो गैस को रख दें और दोनों एक दूसरे से क्रिया ना करें तो वो दोनों एक साथ प्रेशर अर्थात दाब उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन दोनों का दाब हमेशा टोटल हो जाता है। इस तरीके से जैसे इनको हम जोड़ रहे हैं उसी तरीके से, तो इनको हम क्या करेंगे आपस में अब जोड़ देंगे इस तरीके से। तो मैं लिखूंगा पी टोटल या पी सॉल्यूशन = पीए प्लस पीबी। अब ये जो ग्राफ आया हमारा, ये ग्राफ को आदर्श ग्राफ भी कहा जाता है, आदर्श विलयन का ग्राफ है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई जो विलयन है इस ग्राफ का पालन करे, अर्थात वाष्प दाब 2 का बने और दोनों इस ग्राफ के हिसाब से बनने वाले हैं, चाहे किसी का कम या किसी का ज़्यादा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ग्राफ लगभग इसी के जैसे आए तब उस विलयन को हम बोलेंगे आदर्श विलयन। अर्थात इस कंसेप्ट को हम सिर्फ आदर्श विलयन के कंसेप्ट की वजह से समझ रहे हैं क्योंकि आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन में जो विलेय और विलायक होते हैं अर्थात सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। इसलिए जो हमारा सेकंड केस है राउल्ट के नियम के लिए वो हम पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब देखिए इस ग्राफ का मतलब क्या है यहाँ पे, इस चीज़ को अब मैं मिटा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा क्यों है, क्योंकि इससे अब आपको कन्फ्यूज़न होने वाला होगा। जो हमने ग्राफ बनाया है वो एकदम सही बनाया है, चूँकि ये नहीं दिया रहता बुक में इसलिए मैं इस चीज़ को गायब कर देता हूँ। ये रहना चाहिए वहीं पे क्योंकि उसी जगह के वो हिस्से हैं, लेकिन मैं उसको अब कंप्लीट कर दिया। ये शुद्ध विलेय के लिए है पीबी 0, ये शुद्ध विलायक के लिए है पीए 0 और ये उनका टोटल। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका अर्थ ये है कि ये जो मोल प्रभाज है किसका, ऊपर विलायक और नीचे विलेय, इन दोनों का मोल प्रभाज इस जगह पे लगभग बराबर होंगे, मोल प्रभाज और साथ में इनका वाष्प दाब, अर्थात दोनों के कंसंट्रेशन एक बराबर होंगे। ये ग्राफ ये बताता है कि किसी भी विलयन में कितना कितना मात्रा विलेय मिलाऊं, कितना मात्रा विलायक मिलाऊं, उस हिसाब से ग्राफ प्लाट किए गए हैं। जैसे इस जगह पे इस पॉइंट पे यदि लूँ और इसको लूँ तो इस पॉइंट पे जो हमारा क्या है पीए है इसका मात्रा कम है और पीबी का मात्रा बहुत ज़्यादा है, ये है इसका अर्थ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। कहने का अर्थ है कि जो XA वाला लाइन है और ये XB वाला लाइन, XA वाला लाइन ये और XB जो नीले रंग से हमने दिखा रखा है, ये इस तरीके से कंडीशन दिखा रहे हैं लगभग। XA ये देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है और XB 1 पे एंड हुआ है, अर्थात इसके बाद मान 0.20, 0.40 ऐसा 0.80 अंतिम में 1 आ गया। किसका? XA का मान। देखिए यहाँ पे XB का मान 1 है, मतलब यहाँ क्या होगा 0.80, 0.60, 0.20 और उसके बाद क्या होगा 0। अब देखिए इनको जोड़ते जाइए, 1 आया 1 1, ठीक, और ये भी 1, अर्थात हम क्या पढ़ते हैं मोल प्रभाज XA प्लस XB दोनों के मान क्या होते हैं, हमेशा टोटल 1 होता है। तो वही रिलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब 0 और 1 पे जो XB है वो बहुत अधिक है, इसलिए इसका वाष्प दाब बहुत अधिक, मतलब इनके सांद्रता के अनुपात है ये वास्तव में। यहाँ 20% है ये और 80% ये है, इसलिए इसका वाष्प दाब ज़्यादा दिखेगा। यहाँ 60% है तो वाष्प दाब अधिक, इसका 40 है तो इसकी अपेक्षा इसका वाष्प दाब कम। लेकिन दोनों के बीच में एक जगह ऐसा भी आया होगा जहाँ दोनों के वाष्प दाब लगभग बराबर रहे होंगे, वहीं पर ये देखिए जो पॉइंट है वो एक दूसरे को काट जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपने पूरा समझ लिया होगा। इसको नोट करिए और ये ग्राफ को बनाना सीख लीजिए कैसे बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद हम इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे संबंधित जो आइडियल इक्वेशन है, आदर्श गैस समीकरण, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं राउल्ट के नियम से और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अर्थात वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन या अंकित क्वेश्चन। मैं यहाँ अभी सिर्फ 3 टाइप का लिखा हूँ, बाद में और 4 से 5
मैं यहाँ 4 से 5 वैरायटी का अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है वो कंपटीशन एग्जाम्स में कैसे पूछे जाते हैं। और आजकल बोर्ड परीक्षाओं में भी इसका ट्रेंड चला है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते ही हैं इस यूनिट से, ठीक है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए कि कैसे करना है। सबसे पहले तो इनको समझने से पहले ये जान लीजिए कि इसमें हमको फार्मूला कौन सा उपयोग करना है। तो हमने फार्मूला 2 उपयोग किया था। एक फार्मूला हमने उपयोग किया था पी टोटल निकालने के लिए। पी टोटल इक्वल टू क्या था, पी ए प्लस पी बी, अर्थात जो घटक थे उनके वेपर प्रेशर। पी टोटल अर्थात जो सॉल्यूशन था उसका वाष्प दाब निकालने के लिए हमको ये फार्मूला उपयोग करना है। इनके लिए हमको क्या उपयोग करना है, पी ए के लिए हम उपयोग करेंगे P0A और ये XA। उसी तरीके से PB के लिए हम लोग ये फार्मूला उपयोग करेंगे। अर्थात सिचुएशन पर निर्भर करेगा कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। अर्थात आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण फार्मूला था वो ये था PA0 माइनस PA अपान PA0 इक्वल टू XB, और यही सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला था। तो इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं जो नीचे लिखा हूँ। ये तीनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए जब राउल्ट के नियम या वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान या फिर RLVP अर्थात रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको वाष्प दाब में अपेक्षिक अनुमान कहते हैं, इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल हैं वो इसी से बनेंगे। सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल, हेप्टेन और ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं, अर्थात दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं 373 केल्विन पर। अब इससे टेम्परेचर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो टेम्परेचर को ज़रूरत पड़ेगा नहीं, वो दिया रहेगा इस टेम्परेचर पे ये होने वाला है करके। दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब अर्थात वेपर प्रेशर क्रमशः 105.2 और उसका 46.8, अर्थात हेप्टेन और ऑक्टेन के अलग अलग। अब अलग अलग का अर्थ है कि वो प्योर फॉर्म में अलग अलग है। यदि वो मिक्स हो जाते, मिक्सचर हो जाते, तब मैं इनके लिए बोलता PA और PB के लिए वो अलग अलग हैं, अर्थात ये जो PA0 है वो वाले मान है। 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब ज्ञात करिए। 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण अर्थात दोनों को मैं मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद देखिए शुरू लाइन में क्या लिखा है, विलियन, अर्थात उससे क्या बन रहा है, विलियन, और उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है मिश्रण। तो उम्मीद है समझ गए होंगे आप। अब विलियन है तो देखिए विलियन के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। अब विलायक उसको कहते हैं जिसकी मात्रा अधिक होती है और विलेय किसको कहते हैं जिसकी मात्रा कम होती है। तो दोनों में देखिए किसकी मात्रा कम है, 26 हेप्टेन वाले की और 35 ग्राम ऑक्टेन, 35 वाला अधिक है और 26 वाला कम है। स्टार्ट करता हूँ पहले से। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ A अर्थात विलायक किसको मानना है और B विलेय के लिए, ठीक। हेप्टेन क्या लिखा है 26 ग्राम, अब 35 से 26 कम है तो ये हो जाएगा हेप्टेन। हेप्टेन के लिए मैं B शब्द उपयोग करूँगा और 35 ग्राम वाला कौन सा है, ऑक्टेन। तो इस तरीके से पहले पहचान लेंगे आप, यदि मिक्सचर आता है तो कौन सा विलेय और कौन सा विलायक, इससे आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा आसानी से, ठीक। अब इसके बाद लिखा है हेप्टेन, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। हेप्टेन और ऑक्टेन एक आदर्श विलयन बनाते हैं 373 केल्विन पर वाष्प दाब क्रमशः, अर्थात दोनों के वाष्प दाब क्रमशः हेप्टेन के, हेप्टेन अर्थात ये, तो मैं लिखूंगा PB0। PB0 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इनके अलग अलग वाष्प दाब हैं। देखिए दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः, क्योंकि जब प्योर फॉर्म रहता था सिंगल जब निकालते थे, जैसे वाटर का हम निकालते थे इस तरीके से, या किसी का भी जिसमें सिर्फ उड़ने वाला अर्थात वाष्प बनाने वाला विलयन रहता था, या फिर जिसमें सिर्फ उड़ने वाला या वाष्प बनाने वाला द्रव रहता था, तो उसको हम PA0 या फिर PB0 से मानते थे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, चूँकि अलग अलग लिया है इसलिए हम उसको मानेंगे PB0 अर्थात हेप्टेन के लिए कितना दिया है 105.2 किलो पास्कल, ठीक। यहाँ पे हम P0 हेप्टेन भी लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखेंगे तो ही पता चलेगा, आपको आंसर आना चाहिए। और एक है PA0 इक्वल टू PA0 अर्थात ऑक्टेन के लिए मैं मान रहा हूँ 46.8। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने पहचानना सीख लिया होगा। आपको इस तरीके से पहचानना पड़ेगा दोनों द्रव घटकों के क्रमशः। यदि मान लो मिक्सचर का दे देता एक साथ, इनके मिक्स करने के बाद वाष्प दाब इतना है करके, तब मैं फिर दूसरा मानता अर्थात PA को मानता मैं, ठीक है। यहाँ पे चूँकि अलग अलग दिया है तो अलग अलग मैं मान रहा हूँ। तो ये जो PA0 है वो 46.8 किलो पास्कल, ये तो इतना हो गया। 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन, हेप्टेन के लिए ये, अर्थात ये क्या दिया है वजन, वजन को मैं किससे नापूंगा, W से, चूँकि B है तो इसे W भी लिखूंगा 26 ग्राम। और ये क्या है, ऑक्टेन है, इसके लिए मैं लिखूंगा W, ये कितना है 35 ग्राम। ये विलायक का काम कर रहा है ना, और ये विलेय का, ये लिखा हूँ अर्थात विलायक अर्थात सॉल्वेंट। अब मिश्रण का वाष्प दाब, मिश्रण अर्थात जो P टोटल है या फिर P सॉल्यूशन, इसी को मिश्रण का वाष्प दाब बोल रहे हैं। क्योंकि क्या होगा, दोनों को जब मिक्स करूंगा तो विलयन ही बनेगा ना, तो इसको मिश्रण का वाष्प दाब कहा जा रहा है। अब मिश्रण का वाष्प दाब क्या होगा, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमारा सूत्र है, देखिए इसमें से कौन सा लगाएंगे, मोल प्रभाज वाला जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मोल प्रभाज पूछा नहीं है, ना तो मोलों की संख्या पूछ रखा है, और इनका भी कुछ पूछा नहीं है PA, क्योंकि PA वाला डाटा दिया नहीं है, ठीक। हम आते हैं इस पे, तो ये P टोटल फिर ये सब, क्योंकि इनका अलग डाटा दिया रहता तब हम ये फार्मूला उपयोग करते हैं, अलग डाटा दिया नहीं है इसलिए हम इसमें आएंगे, मिश्रण बोल दिया इसलिए P टोटल वाला। तो प्रश्न के पैटर्न को समझिए, P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, और PA का सूत्र वहाँ पे लिखा हूँ। PA क्या है, ये PA है विलायक का, किसमें, विलयन में, वाष्प दाब। अब ये है
जो बी है वो बी वाले कंपोनेंट का किसी भी विलयन में वाष्प दाब, क्योंकि दोनों वोलेटाइल टाइप का है, द्रव द्रव, जो कि मैं इसी लेक्चर में जो पार्ट 2 है लेक्चर 7 का शुरुआत में बताया कि दोनों द्रव जैसे रहेंगे तो कैसा हमको उपयोग करना है। तो वही फार्मूला, ये PA0 ये XA प्लस ये हो जाएगा PB0 और ये XB। अब देखिए PA0 का मान तो हम यहाँ से भर लेंगे, PB0 का भी मान भर लेंगे, XA का मान कहाँ से लाएंगे? XA क्या है? ये है मोल प्रभाज्य, ठीक है, किसका? ये है सॉल्वेंट का मोल प्रभाज्य। अब इसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मोलर मास भी निकालना पड़ेगा इनका, ठीक। देखिए कैसे निकालते हैं वो समझिए। PA0 XA को मैं क्या लिख सकता हूँ और Na लिख सकता हूँ अपान Na प्लस NB, एक घटक के मोल बटा कुल घटक के मोल, प्लस PB0 और इसको मैं लिख सकता हूँ B का है तो NB अपान Na प्लस NB, ठीक है। अब देखिए Na क्या है? मोल की संख्या है ए वाले की, बी क्या है? बी वाले के मोल की संख्या। अब ये हमको निकालना पड़ेगा मोल की संख्या निकालने के लिए। अब मोल का हम जानते हैं सूत्र W/m होता है, W तो यहाँ पे दिया हुआ है, m का मान हमको निकालना पड़ेगा, m अर्थात इनके मोलर मास, ठीक है। तो ये जो ऑक्टेन है इसका मोलर मास मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑक्टेन अर्थात Ma, ये हमको पता करना है। ऑक्टेन चूंकि ये एल्केन समूह के हैं तो एल्केन समूह का सूत्र ये होता है CnH2n+2। ऑक्टेन अर्थात मैं इस पर लिखूंगा 8, तो 8 दूनी 16, 17 18 H18, ये ऑक्टेन। तो कितना हो जाएगा? 12 8 96 हो गया और ये 18, टोटल बन जाएगा 114 ग्राम। तो उम्मीद है ये चीज़ समझ लिया होगा आपने। हेप्टेन, हेप्ट मतलब होता है 7, फिर रखूंगा मैं यहाँ पे 7 रखा, 7 दूनी 14, 15 16 इस सूत्र में H16। तो ये है ये एल्केन समूह को निकालने के लिए फार्मूला। आपको कार्बन पता होना चाहिए जैसे सूत्र से, उसके बाद फिर आपको निकल जाएगा। तो ये हो गया 12 7 84 और ये 16, टोटल आ गया 100 ग्राम। तो ये चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी खुद से। अर्थात ये वाला कौन सा था? ये था हेप्टेन का। हेप्टेन के लिए जो MB है ये कितना है? 100 ग्राम, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया। और इसके लिए मैं MA नाम रखा हूँ, इसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ। ये चीज़ हमको निकालना पड़ा है अभी। MA जो है वो कितना है? 114 ग्राम। ये कहाँ से हमने निकालना है? इसके एटॉमिक मास से हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, अर्थात मोलर मास में बोल सकता हूँ। अब देखिए एक इनको पहले बारी बारी से पता कर लेते हैं। Na और NB, Na पहले निकालिए तो क्या हो जाएगा? WA/Ma, और NB निकालना रहेगा मुझे तो क्या हो जाएगा? WB/MB, ठीक। WA क्या है? 35, Ma क्या है? 114, इसका मान लगभग इतना आता है 0.31, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा। WB कितना है? 26 और ये है 100। ये तो ऐसे ही दशमलव जैसे 0.26, इसको देख के आप बता सकते हो। 0.26 को मैं 26/100 भी लिख सकता हूँ ना, इसलिए, ठीक। तो उम्मीद है चीज़ें समझ गए होंगे आपने। अब देखिए Na प्लस NB ये हमको करना है, तो Na प्लस NB, Na कितना है? 0.31, NB कितना है? 0.26। देखिए 0.31 और 0.26 कितना होता है? 7 और 5, 0.57, ठीक। सारे डाटा यहाँ पुटअप करो। PA का मान यहाँ से निकालिए 46.8 इंटू Na का मान कितना है? 0.31 हमने निकाला है, और टोटल का मान कितना है? 0.57, ये टोटल है ना, प्लस PB0 कितना है? 105.2 इंटू NB कितना है? 0.26 अपान 0.57, 26 यहाँ से 57 टोटल का। इनको जब टोटल कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो मान आता है वो आता है 73.43, ठीक है। चूंकि प्रेशर है तो इसलिए मैं लिखूंगा किलो पास्कल। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कैसे बनाना है। इसको नोट करिए, फिर दूसरा तीसरा क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? विलायक के सामान्य क्वथनांक पर अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन, अर्थात अवाष्पशील विलेय वाला अपना एक विलयन बन गया है, ठीक है। जो राउल्ट के नियम में हमने पढ़ा हुआ था, 2% जलीय विलयन का 1.004 बार वाष्प दाब है, विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं। मोलर द्रव्यमान मतलब इसका एक प्रकार से मोलर मास पूछा है M, इसको कैसे लिखना है वो समझते हैं। दूसरा देखिए, अवाष्पशील विलेय का 2% जलीय विलयन। अवाष्पशील विलेय अर्थात जो विलेय है 2% जलीय विलयन का 1.004 बार वाष्प दाब, अर्थात जो विलयन है उसका वाष्प दाब। सबसे पहले तो इसमें समझते हैं हमको फार्मूला कौन सा लगने वाला है। तो इसमें हमको जो फार्मूला है वो ये वाला उपयोग होने वाला है, ठीक है। इसका कारण ये है कि पहले वाले में देखिए मिश्रण पूछा था इसलिए हमने ये वाला लिया। मान लो ऐसा पूछता विलयन का वाष्प दाब निकालो तो हम इसमें ट्राई करते, ठीक। अब यहाँ पे पूछा है विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान हमको कहाँ से पता चलता है? जिसको विलेय का अणु द्रव्यमान बोलते हैं वो हमको इस XB से पता चलता है, ठीक है। इसलिए ये रिलेशन लगेगा। तो इसमें पहले आपको कौन सा सूत्र लगने वाला है ये पहचानना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है, नहीं तो ये कुछ भी नहीं बनने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे PA0 ये क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है,
और ये पी ए क्या है, ये विलियन का वाष्प दाब, यही चीज़ दे रखा है पी ए। देखिए 2% जली विलियन का 1.004 बार वाष्प दाब, अर्थात ये जो जली विलियन है इसका वाष्प दाब दिया है 1.004। विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए बोला है। अब ये तो पी ए पता चल गया हमको, पी ए जीरो अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो शुद्ध विलायक के लिए ये दिया है, देखो शुद्ध जल का 1.013 ये सब बार में है, क्योंकि जो वाष्प दाब रहता है उसका यूनिट बार भी होता है। ठीक, अब XB में हमको मोल निकालना रहता है। XB मतलब क्या है, XB इक्वल टू है NB/Na प्लस NB, लेकिन हमको इस NB को निगलेक्ट करना है अर्थात हटाना है। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं राउल्ट के नियम में कि जो हमारा विलियन है वो बहुत तनु है अर्थात पतला है, तो इसको हमको नहीं लेना है, अर्थात XB इक्वल टू NB/Na करना है, सिर्फ वो वाले को हटाना है राउल्ट के नियम का जब भी उपयोग होगा ये इक्वेशन। ठीक, बाकी इक्वेशन में हमको सब कुछ करना है, ये वाला इक्वेशन में हमको ये NB वाले को हटाना है, क्योंकि हम विलियन बहुत पतला मान रहे हैं, बहुत तनु मान रहे हैं। ठीक, अब NB और Na, तो NB हम कैसे निकालेंगे, NB बराबर होगा WB/MB, Na कैसे निकालेंगे, WA/Ma। ठीक, अब देखिए इसमें WB अर्थात विलेय है कौन सा है, जिसकी मात्रा कम, और एक विलेय मतलब B, और विलायक मतलब क्या होगा, विलायक मतलब हो गया A। तो देखिए विलेय सामान्य क्वथनांक पर अवाष्पशील विलेय का 2%, तो ये जो 2% है ना यही विलेय है। 2% अर्थात ये WB इक्वल टू 2% मतलब ये हो गया 2 ग्राम। 2% का अर्थ है कि जो 2 ग्राम है उसको लेकर हमने क्या किया है, 100 ग्राम का विलियन बनाया हुआ है, या फिर बोल सकता हूँ मैं 100 मिलीलीटर का विलियन बनाया है। इस 2 ग्राम को मैंने इसके अंदर घोल रखा है 100 वाले में। ठीक है, इसको हमने पर कंसंट्रेशन टर्म्स में द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ये वाले में जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने पढ़ रखा है, तो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि ये आपको इजीली समझ में आ जाए। 2% मतलब ऐसा है, 2% का अर्थ है कि 2 ग्राम किस में घुला हुआ है, 100 ml या फिर 100 ग्राम मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमको मात्रा में ग्राम की आवश्यकता है, इसलिए 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। 2 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है, तो जो विलेय है उसकी मात्रा हो जाएगी 2 ग्राम, और ये क्या है, ये विलियन बना रहा है। तो विलायक मैं कैसे निकालूंगा, विलायक अर्थात विलायक की मात्रा WA इक्वल टू जो विलियन है उसमें का मेरे को यदि ये चीज़ पता चल गया, विलेय इतना है और विलियन का मान इतना है, तो हम जानते हैं कि विलियन 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से। ये मान पता है मेरे को, विलियन का मान पता है, तो विलायक आराम से पता चल जाएगा। कैसे, 100 × 2 करूँगा तो ये हो जाएगा 98 ग्राम। कैसे 100 किया, क्योंकि ये परसेंटेज है, इससे हमको पता चला 2 ग्राम को हमने लेकर 100 ग्राम का एक विलियन बनाया हुआ है। अब 100 ग्राम ही क्यों किया, 100 ग्राम इसलिए किया क्योंकि जो विलायक का भार है वो हमेशा ग्राम में रहेगा ना कि मिलीलीटर में। यदि यहीं पे आयतन पूछा रहता कहीं पे तो मैं इसको 100 ml बना देता। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब इस तरीके से हमको क्या पता चल गया, WB और WA। अब MB और Ma, MB ये क्या है, ये विलेय का अणु द्रव्यमान है, यही अपना क्वेश्चन है। और Ma अर्थात विलायक, और विलायक क्या है इसमें, देखिए विलायक के समान अवाष्पशील विलेय का 2% जली विलियन बोल रहे हैं, अर्थात जल जो है एक विलायक का काम कर रहा है। यहाँ पे लिखा है ना शुद्ध जल का वाष्प दाब, यही एक विलायक है। तो जल का यदि मैं लिखूँ तो H2O, और H2O का यदि अणु द्रव्यमान निकालूँ तो कितना निकलता है, 18 ग्राम, इसका 16 और इसका 2, इस तरीके से। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसको जो भी डाटा है इसको हम इसमें पुटअप करते हैं, PA0 - PA/PA0। XB को हम कैसे लिख सकते हैं, XB को इस तरीके से लिख सकते हैं, और इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। NB की जगह NB को रिप्लेस करो, Na की जगह Na को, अर्थात ये क्या हो जाएगा, WB/MB और बटा WA/Ma। इसको इधर भेज दूंगा तो Ma ऊपर चला जाएगा, Ma/ ये WA। इस तरीके से हमको क्या पता करना है, ये पता करना है। सारे डाटा दिए हुए हैं, MB आराम से पता चल जाएगा। देखिए PA0 कितना है, 1.013, PA क्या है 1.004/1.013 इक्वल टू WB का मान देखिए, WB 2 है, MB हमको पता करना है, यही अपना क्वेश्चन था। Ma क्या है, Ma 18 और WA 98। इतना करने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर से। MB का जब मान निकालेंगे ये सामान्य तरीका है, इसको सीधा एक साइड ले लीजिए इधर, और इन सबको एक साइड ले लीजिए पूरा। इनको घटाने के बाद जो भी मान आएगा उसमें, तो जो MB का मान निकालेंगे वो निकलेगा 41.35। चूँकि ये क्या है, हम मोलर मास निकाल रहे हैं तो ग्राम प्रति मोल, इस तरीके से इसका आंसर आएगा। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कैसे बनाएगा। इसको नोट करिए, फिर तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हमने अभी 2 वैरायटी का क्वेश्चन देखा है। 2 वैरायटी अर्थात पहले में हमने ये PT या PS निकाला है,
दूसरे वैरायटी में हमने MB निकाला है अर्थात विलय की मात्रा। तीसरे में हम वाष्प दाब में अवनमन निकालेंगे, तीसरा वैरायटी का। हम देखिए 50 ग्राम सुक्रोज को 500 ग्राम जल में घोला गया। यदि 25 डिग्री ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg हो तो विलयन का वाष्प दाब में अवनमन ज्ञात कीजिए। तो वाष्प दाब में अवनमन अर्थात ये जो हमारा क्वेश्चन है वो इससे बनेगा। क्यों? क्योंकि जो PA0 माइनस PA0 क्या है? ये शुद्ध विलायक अर्थात प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वाष्प दाब है और ये विलयन का वाष्प दाब है। वास्तव में विलयन के अंदर जो विलायक है उसका वाष्प दाब है। चूंकि हमने अवाष्पशील टाइप का विलय लिया था इसलिए यही विलयन का वाष्प दाब बन गया था और विलायक का भी वाष्प दाब यही था। ठीक है, तो इसको पूरा बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन अर्थात यही पूरा डाटा हमको प्राप्त करना है। ये वाला जो ऊपर वाला है और पूरा एक साथ जब रहता था इसको हम वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन बोलते हैं, जो कि हम लेक्चर नंबर 7 के पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक, ये चीज़ याद करना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी डाटा कैसे निकालते हैं। फार्मूला हमारा क्या है? फार्मूला ये है PA0 माइनस PA अपान PA0 इक्वल टू XB। और मैं बताया था कि XB वाले में हम लिखेंगे NB अपान NA प्लस NB। तो ये वाला जो नीचे है इसको हमको निगलेक्ट करना है अर्थात उपेक्षित करना है, इसलिए क्योंकि हम विलयन को बहुत तनु मान के चलेंगे। विलयन तनु रहेगा तो क्या होगा? उसमें विलय बहुत कम रहेगा, नहीं के बराबर। तो ऊपर वाला विलय लेना है और नीचे वाला विलय हटा देना है परमानेंट, जिसको हमने डेरिवेशन जब किया था उसमें भी किया हुआ था। अर्थात इस फार्मूला से हम जो भी न्यूमेरिकल रहेगा इसको हल करने वाले हैं। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि फार्मूला को आपको रटना नहीं है, सामान्य इस तरीके से इनको निकालना है। ये मोल प्रभाज था किसका? विलय का, जिसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं सॉल्यूट का। और ये हम मोल प्रभाज वाले सेक्शन में पढ़ चुके हैं कैसे इनको निकाला जाता है। ठीक है, तो इससे हम निकालेंगे ये ऊपर वाले का मान। अब देखिए क्या क्या दिया है वो 50 ग्राम सुक्रोज को 500 ग्राम जल में। अब इसमें हम विलय और विलायक खोज लेते हैं। A विलायक है मेरा और B विलय है। विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक रहता है। जल लिखा है माने जल क्या है? एक विलायक है और सुक्रोज क्या है? एक विलय है। क्यों? क्योंकि उसका मान कम दिया है। जल की मात्रा कितनी है? 500 ग्राम अर्थात मैं क्या लिखूंगा? WA इक्वल टू 500 ग्राम। WA ही क्यों लिया? क्योंकि W मतलब होता है मात्रा या द्रव्यमान, A मतलब ये विलायक का अर्थात जल का। यहाँ पे जल भी लिख सकते थे लेकिन मैं A और B मान के चल रहा हूँ ताकि हमको बनाने में आसानी हो जाए। 50 ग्राम इसका अर्थात WB का मान क्या है? 50 ग्राम। अब देखिए इनका हम A निकालेंगे। मोलर मास, क्योंकि मोलर मास पूछा नहीं है और दिया भी नहीं है। तो H2O का कितना होता है? इसका होता है 18। कैसे? ये 16 और हाइड्रोजन का 1 गुणित 2 करूँगा तो 16 धन 2 बराबर 18। तो ये 18 ग्राम इसका हो गया। MB इसका कितना होगा? तो सुक्रोज का सूत्र ये होता है C12H22O11। इनको जब आप बनाएंगे पूरे तो देखिए इसका कितना आएगा? 12 गुणित 12 करूँगा तो 144 हो जाएगा और इसका होगा 22 और इसका 11 गुणित 16 करूँगा। एक का 16 के हिसाब से 11 है। तो ये सुक्रोज या शक्कर दोनों का एक ही सूत्र होता है। देखिए 16 एकम 16, 16 एकम 16 1 17, 176। अब 176 6 4 10 तो 12 की 2 इधर चले जाइए, 7 1 8 9 10 4 14 की 4 और ये 342। ठीक है, कैसे लाए समझ गए होंगे। ये आएगा 342। कभी कभी क्या है ये डाटा दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपको याद होना चाहिए फार्मूला क्या होता है। ठीक, फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ क्या है। अब ये हमको WA में ये सब चीज़ पता चल गया। अब डाटा इसमें पुटअप करिए। अब और क्या दिया है देखिए, शुद्ध जल का वाष्प दाब। शुद्ध जल अर्थात जो जल क्या है? वास्तव में विलायक है, तो इसी का वाष्प दाब दे रखा है 23.8। और इस सूत्र में जो ये PA0 है ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है 23.8 mmHg। उम्मीद है यहाँ तक तो समझ लिया होगा। अब पूरे डाटा इसमें भरते जाइए। PA0 कितना दिया है मान? 23.8। देखिए लेकिन हमको तो ये PA0 पता करना है ना। अब देखिए डाटा भरते जाइए, हमको ये ऊपर वाला डाटा पता करना है अर्थात इसको पूरा हम बोलते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। अर्थात इसका जो PA0 का मान है वो हम नहीं भरेंगे। ठीक है, याद रखिए PA0 माइनस PA वाले ही मान PA0 का है लेकिन हमको ये पूरा ऊपर वाला को ही बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ठीक है, अर्थात वाष्प दाब में कमी, ये पूरा एक साथ। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाले में मान भरेंगे। जो मान है वो 23.8 इक्वल टू NB को मैं और क्या लिख सकता हूँ? N मतलब होता है W/M, विलय की मात्रा अपान मोलर मास। ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 11th में मोल कॉन्सेप्ट वाले में, वही चीज़ है सेम। चूंकि ये क्या है? विलय का है तो मैं लिख सकता हूँ WB अपान MB अपान इसको क्या लिख सकता हूँ? WA अपान MA। इस तरीक़ा से क्या हो जाएगा? WB अपान MB इंटू ये ऊपर चला जाएगा पलट के MA अपान WA। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब ये देखिए PA0 माइनस PA ये हमको पता करना है डाटा 23.8। सारे डाटा पुटअप करिए। WB कहाँ से? यहाँ से। इसका मान रखिए 50, MB का मान 342, MA का मान 18, WA का मान कितना है? 500। अब ये 23.8 और ये क्या है? PA0 माइनस PA है। अब देखिए इनका तिर्यक गुणा करेंगे, ये सबको एक साथ रख लीजिए।
23.8 गुणित 50 गुणा 18 बटा 342 इंटू 500। ये तिर्यक गुणा करेंगे तो ऐसा आ जाएगा ना, PA0 माइनस PA। ये इतना सा गणित तो पता होना चाहिए आपको, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात तिर्यक गुणा। अब इसको जब करेंगे तो ये मान आता है 0.124 mmHg। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आंसर आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। कहने का अर्थ है कि आपको थोड़ा बहुत गुणा भाग भी आना चाहिए ताकि आप बना पाएं। समय बहुत लगता है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। और बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड में भी पूछे जाते हैं आजकल। ठीक है, इसको नोट करिए। उम्मीद है न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनाना है आपने समझ लिया होगा। इसी तरीके से इसमें और दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कभी सॉल्यूट अर्थात जो अवाष्पशील विलेय है उसकी मात्रा पूछा जाएगी, जिसको WB से रिप्रेजेंट कर रहे थे हम लोग। इसी में फिर कभी प्योर जो सॉल्वेंट है उसका भी प्रेशर पूछा जाएगा। कहने का अर्थ है कि इसी को आगे पीछे घुमा घुमा के क्वेश्चन को पूछा जाता है। और आपके बुक में भी इनके प्रैक्टिस कर भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक सामान्य था प्रैक्टिस के लिए कैसे आपको बनाना है आइडिया देने के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन, जिसको आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।